धन्यवाद स्वामी जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी जी और मेरे आयुर्वेद के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी के आशीर्वाद से आज हम लोका आयुर्वेद का 11वां सत्र शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आजकल हम ऋतुचर्या पे चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम हेमंत ऋतुचर्या पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। कि ये क्यों ज़रूरी है, हमें ये क्यों चर्चा करनी पड़ी। तो मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, सब तरह की चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं, लेकिन स्वास्थ्य कहीं खो गया है। तो शायद इसीलिए हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है कि अब हमें ये सोचना पड़ रहा है कि सब कुछ अवेलेबल है, पर फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम बीमार क्यों हैं, तो ठीक रहने के लिए क्या खाना चाहिए। तो ये शायद इसलिए इस चर्चा का मुख्य कारण यही है। और आयुर्वेद में इसके बारे में जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, तो जिसे हम कहते हैं कि ये साइंस नहीं है, तो उसकी साइंस को भी हमने कल समझा है। और शायद हमें अब आपको लगने लगा हो कि हाँ, ये सच में साइंस है। हम तो ये कहते हैं कि साइंस की भी साइंस है, मीन्स विज्ञानों का भी विज्ञान है। ये वो ज्ञान है जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने ऋतुचर्या के बारे में क्या बताया था। उससे पहले मैं 3-4 पॉइंट्स आपसे ऐसे शेयर करूंगी जो ये बताएंगे कि हर ऋतु में कुछ बातें कॉमन होती हैं, कि हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ निर्देश ऐसे दिए थे जो सर्व ऋतु मान्य हैं। आप हर ऋतु में उसको आपको करना है। तो पहले वो 3-4 पॉइंट समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद हम फिर ऋतु वाइज एक एक ऋतु की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो उन्होंने एक मुख्य पॉइंट बताया था, हमने कल चर्चा की थी रसों के बारे में, तो उसी के बारे में जो उन्होंने एक मुख्य पॉइंट बताया था, नित्यम सर्वरस अभ्यासः स्व अधिक्य मृत्वर्तो। इसका मीनिंग ये है, नित्यम सर्वरस भाष्य अभ्यास्यः मीन्स हर रोज सारे रसों का सेवन करना चाहिए। जैसे कि हमने कल बताए थे कि 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। तो ये रसों को उन्होंने क्यों बताया था? क्योंकि हमारे जितने भी आहार द्रव्य हैं, फूड आइटम्स हैं, वो इन 6 रसों के कॉम्बिनेशन से ही बनेगी, इससे बाहर नहीं हो सकती। तो इस वजह से उन्होंने आहार द्रव्य तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी आइटम्स बन सकती हैं, तो उन्होंने रसों के बारे में बताकर उसकी चर्चा की थी। तो उन्होंने ये बताया कि हर ऋतु में प्रतिदिन आप 6 के 6 रस का सेवन करना चाहिए आपको। तो आप कहेंगे ये तो आपने बोला था कि हर ऋतु में अलग अलग रस का होता है, कि कुछ पर्टिकुलर विशेष रस होते हैं, तो ऐसा क्यों कहा गया? तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, डेली हर रस खाना चाहिए, हर रस का सेवन आपके भोजन की थाली में होना चाहिए, लेकिन स्व अधिक्य मृतोव्रतो मीन्स जिस ऋतु में जिस रस के सेवन का विशेष महत्व बताया गया, उस ऋतु में उस रस का अधिक सेवन करना चाहिए। मीन्स सारे रसों का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन जिन विशेष रसों का जिस ऋतु में बताया गया कि उससे स्वास्थ्य को लाभ होगा, तो उनको सेवन उस ऋतु में उसके हिसाब से करना चाहिए। तो ये बहुत मैंने छोटे छोटे श्लोक लिए हैं शास्त्रों के। तो एक संहिता में और भी एक जगह विवरण आया है, उन्होंने ये बोला कि सर्व रस अभ्यासो बल कराणाम मीन्स जब हम सर्व रस डेली हर रस का अभ्यास करते हैं या लेते हैं, तो वो हमारे लिए बलवर्धक होता है। तो इसका मीनिंग ये था कि प्रतिदिन सारे रस तो लेने ही है, और विशेषकर ऋतु के हिसाब से भी थोड़ा अधिक भी उन रसों का भी सेवन करना है जो बताए गए हैं ऋतु के हिसाब से। और लेकिन अगर हम एक रस अभ्यासो दौर्बल्य कराणाम, लेकिन अगर आप एक ही रस खाते रहेंगे, किसी कोई भी ऋतु हो, या आप कहते हैं सिर्फ मैं तो मीठा ही खाऊंगा, मैं तो सिर्फ खट्टा ही खाऊंगा, तो उससे आपके शरीर को क्षति होगी। तो शास्त्रों में लिखा है कि आपको भोजन कैसे करना। तो आपको इससे क्या पता लगा? सर्व रस उन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि ये बैलेंस डाइट है। हम विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स इसकी बात नहीं करते थे
कि अब कैसे पता लगेगा कि B12 कहाँ से मिलेगा, विटामिन डी कभी कम हो जाता है, कभी विटामिन सी कम हो जाता है, कभी बहुत सारी चीजें हमारे आजकल कम हो रही हैं, तो इतना इम्बैलेंस क्यों है, और हमें पता कैसे चलेगा कौन सा विटामिन कम हो रहा है, क्योंकि इतने सारे विटामिन हैं, इतने सारे प्रोटीन्स हैं, कैसे पता लगेगा। तो उन्होंने बोला अगर आप 6 रस का सेवन नित्य दिन प्रतिदिन बैलेंस्ड वे में करोगे तो आपको कोई कमी नहीं आएगी, इसमें सारे विटामिन मिलेंगे आपको। तो ये हमारी साइंस थी, तो ये हमारी रसों की साइंस थी। और विशेषकर जब ऋतु के हिसाब से थोड़े से कुछ पर्टिकुलर रस बताए, सारे रसों के साथ उन रसों का अधिक सेवन करेंगे तो और स्वास्थ्य मिलेगा। तो वो हम धीरे धीरे जब चर्चा करेंगे तो आपको और थोड़ा समझ आएगा। तो हम पहले सूत्र को याद रखते हैं कि पहले उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 6 के 6 रस आपको लेने चाहिए, जिससे आपको बल मिलेगा, आपको बल प्रदान, शरीर को पुष्टि मिलेगी और सारे विटामिन की पूर्ति इससे हो जाएगी। तो आज के संदर्भ में भी हमें थोड़ा रसों का इससे समझना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि हम जो भी बात कर रहे हैं, ऋषि मुनि ने जो भी बताया तो प्राकृतिक चीजों का बताया, कुछ भी उसमें कृत्रिम चीजों का नहीं बताया कि मधुर रस कैसे कि आप फ्लेवर वाला कोई स्वीटनर ले लो, तो उसके बारे में उन्होंने बात नहीं की थी। तो जो भी हम यहाँ चर्चा करेंगे वो प्राकृतिक चीजों से जो हमें मधुर रस जो भी रस मिलते हैं, जैसे आम है तो मधुर रस मिलेगा, खट्टा मीठा है, जो भी हमें प्रकृति से जैसा फलों से जो भी रस मिलते हैं वो सब मधुर होते हैं। तो वो जो प्राकृतिक रस हैं ये उनकी बात कर रहे हैं, कृत्रिम रसों को हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे हमारे ऋषि मुनि। तो आप देखिए उन्होंने क्या क्या सोचा था ऋतु के बारे में भी। उन्होंने बोला एक काल आएगा ऋतु संधि, वो काल होगा कि जब एक ऋतु से हम दूसरी ऋतु में प्रवेश करेंगे, तो एक काल ऐसा भी आएगा। तो फिर वो बोलेंगे कि अब तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऋतु संधि का, पहले मैं आपको पीरियड बताती हूँ कि जैसे जो पहली ऋतु चल रही है उसका जो आखिरी हफ्ता है और जो आगे आने वाली ऋतु है उसका जो पहला हफ्ता है, वो 15 दिन का जो पीरियड होता है वो ऋतु संधि का पीरियड होता है कि 2 ऋतुओं की संधि हो रही होती है। तो अगर आप अचानक से जो 2 महीने आप एक ऋतु की डाइट खा रहे हैं, क्योंकि 2 महीने की एक ऋतु मानी जाती है, तो 2 महीने से आप कोई डाइट खा रहे हैं और अचानक से आप वो डाइट छोड़ के दूसरी ऋतु की डाइट खाने लग जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो इतनी छोटी छोटी चीजों का भी उन्होंने हमें बताया था कि ऋतु संधि में कैसे प्रवेश करना। तो पहली ऋतु के आखिरी सप्ताह में क्रमशः जो उस ऋतु का खाना है उसको धीरे धीरे कम करते हुए आने वाली ऋतु के पहले सप्ताह में आने वाली ऋतु के आहार को धीरे धीरे शुरू करते हुए हमने इस तरह से एक ऋतु से दूसरी ऋतु में प्रवेश करना है आहार में। तो ये ऋतु संधि का फॉर्मूला उन्होंने बताया था। तो ये कॉमन गाइडलाइन है, इसलिए मैं आपसे मेन ऋतु को डिस्कस करने से पहले ये थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने एक और बात बताई थी कि एक और चीज भी आएगी ऋतु के संदर्भ में, ऋतु विपर्यय। तो ये वो समय है कि जब कभी हमें लगता है कि बारिश का मौसम है पर बारिश ही नहीं होती, और गर्मी का मौसम है गर्मी भी नहीं पड़ती, सर्दी का मौसम है सर्दी ही नहीं होती। तो फिर तब क्या करना? आपने तो बोला सर्दी का मौसम है तो ये खाओ, लेकिन अगर सर्दी के मौसम में सर्दी ही नहीं पड़ रही तो मैं क्या खाऊं? तो इतना गहन अध्ययन उन्होंने हमें एक छोटी छोटी सीजन में भी, इतना गहन अध्ययन। तो आप देख सकते हैं कि कितना हमारे शास्त्रों में बताया गया था सीजन के हिसाब से हमें जो रूटीन होनी चाहिए उसके बारे में भी। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर सर्दी में गर्मी पड़ रही है तो जो हमने थोड़ा गर्मी के बारे में, गर्मी में जो बताया चर्या, तो थोड़ा सा आपको उस टाइम में वो भी फॉलो कर सकते हैं, पर आपको युक्ति युक्त देखना पड़ेगा कि मेरा कैसा शरीर का अवस्था क्या है, मैं किस देश में रहता हूँ, मेरी प्रकृति क्या है, ऋतु के हिसाब से भी थोड़ा आपको युक्ति युक्त सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको फिर बिल्कुल उस सर्दी की ऋतु का फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दी में सर्दी नहीं पड़ रही तो आप कैसे फॉलो करोगे। तो इस तरह की जो कभी कभी उन्होंने इसको दैवीय प्रकोप माना कि कभी कभी ऐसे हम तो ये परिकल्पना आप देखिए उन्होंने कब की थी, 5000 साल पहले। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनको ये पता था कि कलयुग में हम इतना सारा वायुमंडल को दूषित करेंगे, आने वाले टाइम में इतनी रॉकेट साइंस, हम अंतरिक्ष में इतने रॉकेट छोड़ेंगे, इतना सारा हम अप्राकृतिक चीजों को करेंगे कि जिससे ये स्थिति भी आ सकती है, दैवीय प्रकोप भी हो सकता है। तो उन्होंने ये बात 5000 साल पहले से ही सोच ली थी। सतयुग में भी होता था, कभी कभी वर्षा नहीं होती थी तो यज्ञ करते थे हम लोग। हर युग में थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम थी, पर इस युग में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है। बहुत सारी बार देखा जाता है कि जो ऋतु आनी होती है वो कई बार आती ही नहीं है, थोड़ा डिले हो जाती है, आगे पीछे होती है। तो इसलिए ये जो आप
आप देखिए कितनी बड़ी साइंस उन्होंने बताई थी ऋतु के बारे में, तो उनकी परिकल्पना कितनी गहन थी ऋतुओं के बारे में। तो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं कि हम अब हेमंत ऋतुचर्या को इसके साथ शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले ऋतु है हेमंत ऋतु, तो कुछ लोगों ने कल बहुत अच्छी सजेशंस भी दी हमें, हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा हमें इसमें इंग्लिश के महीने भी बताइए, क्योंकि हम इतने यूज टू नहीं हैं हिंदी के ऋतुओं के नाम से। तो मैं इसलिए इंग्लिश में भी थोड़ा बताती हूँ कि जो मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर का समय होता है, मतलब 15 अक्टूबर से 14 दिसंबर आप मान के चलिए कि एवरेज उन्होंने बताया था कि ये समय में हेमंत ऋतु होती है। तो ये जो मैंने आपको पीरियड बताया ये भी फिक्स नहीं होता, कभी कभी किसी किसी प्रदेश में, हर प्रदेश का अलग होता है, किसी प्रदेश में हेमंत ऋतु थोड़ा 10 दिन पहले आ जाएगी, कभी थोड़ा 15 दिन बाद में आएगी। तो कभी कभी जैसे हमने बताया आजकल वायुमंडल में भी चेंज हो रहा है, तो ऋतुओं पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो उसकी वजह से भी आगे पीछे ये पीरियड हो सकता है। पर टेंटेटिवली ये जो मंथ है ये इस ऋतु के मंथ है, तो आप ऐसा समझ के चल सकते हैं। अब हम ऋतुचर्या को इंग्लिश में बोलते हैं सीजनल डेली रूटीन, सीजनल रूटीन। तो सीजनल रूटीन हमको आज की भाषा में समझना हो तो सीजनल डाइट एंड लाइफस्टाइल आप ऐसे समझ सकते हैं। तो उसको हम मान के चलते हैं कि आज की हेमंत ऋतु के सीजन में हमारा डाइट एंड लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप ऋतु को फील कीजिए। किसी भी ऋतु में कैसे, अब हेमंत ऋतु की हम बात करें तो उसको प्री विंटर कहते हैं, कि जब शिशिर ऋतु मीन्स पूरी विंटर, पूरी शीत आने से पहले का जो समय होता है उसको हेमंत ऋतु बोलते हैं। तो हेमंत ऋतु आएगी तो इसका मतलब थोड़ी सर्दी तो शुरू हो गई है। तो आप वायुमंडल में देखिए कि थोड़ा थोड़ा आपको भूख भी अच्छी लगने लग जाएगी उस टाइम, थोड़ा आपको बल भी ज्यादा लगेगा। भूख अच्छी लगने का मतलब जठराग्नि अच्छी होगी, और आपकी जो आसपास में वायु है वो ठंडी होगी, हवा ठंडी होगी उस टाइम, और उसमें रुक्षता होगी, थोड़ा ड्राइनेस होगी हवा के अंदर, और थोड़ा हल्का, मतलब थोड़ा हल्की होती है हवा। तो ये सब फीलिंग हमें आएगी उस ऋतु में। तो उसका जो लक्षण है वो वात दोष के लक्षण है, वायु के जो वात दोष के लक्षण, मतलब हमारी बॉडी में उस टाइम में वात दोष में वृद्धि हो सकती है। तो इसलिए अगर हम वात दोष की वृद्धि के रोगों से बचना चाहते हैं तो इसलिए हमें उसको शमन करने वाले, उसको खत्म करने वाले, उसके उल्टे आहार को लेना चाहिए। तो उसके उल्टे कौन से होंगे? तो आप देखिए हवा जो है वो हल्की है तो हमें थोड़े भारी भोजन करने हैं, तो रुक्षता है तो थोड़े तेल वाले भोजन करने हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि थोड़े गुरु और स्निग्ध आहार हम ले सकते हैं। तो गुरु और स्निग्ध आहार कैसे? कि इस ऋतु में हम घी और तेल के चीज़ों का थोड़ा सेवन अच्छे मात्रा में कर सकते हैं। तो ये उनका कहने का मतलब था। तो आप उसको आज के उसमें देख लीजिए कि थोड़े पकोड़े खाने हो तो सर्दी की ऋतु में हम अच्छा खाते हैं, और कभी कभी थोड़ा वर्षा में भी जब आएगा तो मैं बताऊंगी कि जब वर्षा में भी थोड़ी ठंड होती है तब भी हमारा समोसे पकोड़े खुद ही मन करता है खाने का। तो इस तरह की थोड़ी स्निग्ध चीजें हम खाते थे। तो ये तो हो गया सिंपल एक लॉजिक कि गुरु और स्निग्ध आहार हमें खाने चाहिए। तो फिर कौन से रसों का ज्यादा सेवन करना चाहिए? सारे रस तो हमें खाने चाहिए, पर कौन से रसों की इस ऋतु की अधिकता बताई? तो क्योंकि वात का शमन करने वाले जो रस होते हैं वो होते हैं मधुर, अम्ल और लवण से जो युक्त आहार है उसका हमें ज्यादा सेवन करना चाहिए। तो अब इसे हमें ऐसे समझना है, ऐसा नहीं कि हमें चीनी खानी है, ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी खट्टा खाना है या कुछ नमक खाते रहना, नहीं। मधुर, अम्ल और लवण युक्त, रस युक्त जो आहार है तो वो कौन से हैं? जैसे गुड़ है, गन्ना है, सब मधुर है। आंवला आता है उस सीजन में, अभी आपके गेहूं होती है मधुर आती है। फिर आपको क्योंकि थोड़ा सा इसमें उष्ण चाहिए, क्योंकि जो वायु है वो थोड़ी सी रुक्ष है, ड्राइनेस है उसमें, और ठंडा भी है, और वायु ठंडी भी है क्योंकि सर्दी की ऋतु है। तो जब गर्म चीजें खानी है तो थोड़ा सा बाजरे का आप उपयोग कर सकते हैं। हमारे वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में उस टाइम मक्का खाते हैं, तो मक्का भी थोड़ा गेहूं से ज्यादा और गर्मी उष्णता देता है। तो आपको धान्य कौन से सेलेक्ट करने हैं? तो ऐसा उन्होंने बताया था कि आप अगर हेमंत ऋतु में जा रहे हैं तो आप यहाँ के हिसाब से बाजरा, गुजरात में भी बाजरा चलता है, नॉर्थ इंडिया में मक्का चलता है उस टाइम में, तो हम मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत खाते हैं विंटर्स में, और उसमें देसी घी डला होता है, तो आप उसमें स्निग्धता अपने आप आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपने धन धान्य प्लान करते थे। और इस खाने को में उन्होंने बर्गर और पिज्जा नहीं बताएंगे वो, क्योंकि ये खाना नहीं है एक्चुअली, इसको वो खाना नहीं मानते, ये कृत्रिम खाना है जो आजकल हम कहने लग गए हैं। क्योंकि मैदे की तो हम चर्चा करते ही नहीं, मैदा के बारे में तो कहीं भी हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं बताया।
उन्होंने बताया कि आप गेहूं खाइए, आप बाजरा खाइए। तो इस तरह के जो धान्य थे, बेसन के बारे में भी उन्होंने बताया कि आप खा सकते हो। तो इस तरह के धान्य के बारे में उन्होंने बताया। और आप सब्जियां तो है, सब्जियां और फल कैसे चूज करना फिर, तो सब्जियां और फल चूज करने के लिए आप जब बिल्कुल सड़क पे सब्जियां आ जाएं तो आप समझ लीजिए कि वो इस ऋतु की सब्जी हैं। जैसे जब मेथी की सब्जी 5 रुपए की गुच्छी मिलने लग जाती है तो इसका मतलब वो उस सीजन की है, तो अब हमें वो खानी चाहिए। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये हर प्रांत का अलग अलग होता है। तो मैं तो ज़्यादा नॉर्थ इंडिया का क्योंकि जानती हूँ, तो हम वहाँ सरसों का साग आता है, पालक का साग आता है, मेथी का साग आता है, बथुए का साग आता है, मूली आती है, शलगम आता है, गाजर आता है, मटर आता है, गोभी आता है। तो ये हमारे वहाँ हेमंत ऋतु की सब्जियाँ हैं। तो उस हिसाब से आप महाराष्ट्र की भी आप खुद देख सकते हैं कि आपके यहाँ उस ऋतु में कौन सी सब्जियाँ आती हैं। और थोड़ा सा क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सर्दी कई बार माइनस में टेम्परेचर भी धीरे धीरे जाता है जैसे जैसे शिशिर ऋतु आती है, तो फ्रूट्स की बजाय हम ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं। तो आपके यहाँ भी काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर, इस तरह के छुआरे, इस तरह की चीज़ें भी आप लोग यहाँ महाराष्ट्र में भी चलते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो आप वो उस ऋतु में वो खा सकते हैं। तो आप सब देखिए वो मधुर, सारे मधुर ही हैं। वो आपको प्राकृतिक रूप से मधुर रस कितना सारा मिल रहा है। गुड़ हो गया, गन्ना हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, तो सब रस मधुर, अमन, लवण का मतलब कि आपको इन सब आहार फूड आइटम्स में ही ये तीनों रस पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम में वही ज्यादा खाई जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर बिल्कुल भी कटु तिक्त कषाय नहीं खाते हैं, वो भी आपके आहार में थोड़ा कहीं ना कहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन 6 रस का सेवन बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि वही आपको बल प्रदान करता है और पूरे विटामिन की कमी को पूरा करता है प्रतिदिन की। तो इस तरह से हमने थोड़ा अपने आहार के बारे में समझा। तो ये तो हो गया डाइट। तो अब लाइफस्टाइल का भी समझ लेते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या आता है कि जो भी हमारी क्रियाएं हैं तो वो स्वस्थ के अनुकूल होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में विहार। तो आहार हमने समझ लिया, विहार हम समझते हैं कि आपको सोने का यहाँ पे जो रातें हैं वो लंबी होती हैं सर्दी में। तो जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत लंबी रात होती है, तो सुबह जल्दी भूख लग जाती है, और वैसे भी जठराग्नि प्रबल है। तो इस ऋतु में अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सुबह सुबह एकदम अच्छी भूख लगती है, तो अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और स्नान की विधि में हमने आपको पहले भी बताया था कि उष्ण पानी का इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऋतु ऐसी है। और जो हमारा उपटन है या जो हमारे नेचुरल जो भी हम पंचगव्य युक्त सोप यूज करेंगे या जो भी उपटन यूज करेंगे, तो उसमें केसर, हल्दी, बेसन, चने का आटा, तो इस तरह की चीजें उसमें हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि केसर भी अच्छा है उन दिनों के लिए। और कुछ व्यायाम बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये ऋतु व्यायाम करने की ऋतु है। तो जिन ऋतु में व्यायाम नहीं करना वो भी आगे आएगा कि किन ऋतु में व्यायाम नहीं करना, पर ये ऋतु व्यायाम करने की है, इसमें करना चाहिए। और इस ऋतु में थोड़ा शरीर को गर्म रखना चाहिए। गर्म रखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एसी वार्मर चला के सारा दिन बैठे रहो। तो उन्होंने बोला सूर्य देवता के सामने बैठो, धूप के सामने बैठो। तो हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छी धूप भी आती है, और हम तो बहुत लकी हैं कि भारत में हमें सब जगह धूप का सेवन सर्दी के दिनों में करने को मिलता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जितनी भी प्राकृतिक चीजों से आप शरीर को गर्म रख सकते हैं उसका इस ऋतु में सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी शीत की ऋतु है। तो इस तरह से हमने थोड़ा समझने की कोशिश की कि किस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए दिन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से हमारी क्रियाओं को डिसाइड किया था। तो बस मैं आपको एक छोटा सा बात कहकर समाप्त करती हूँ आज का सत्र, कि जैसे मैंने पहले भी कहा था जब हमने ऋतुचर्या शुरू की थी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत देश में ही हमें 6 ऋतुओं की विविधता देखने को मिलती है। तो आप ये बताइए कि जब जिस देशों में 6 ऋतुएं ही नहीं है, जहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि हेमंत ऋतु क्या होती है या वसंत ऋतु क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे या तो बर्फ पड़ती है या नहीं पड़ती है, या बहुत कभी कभी सन भी निकलता है। तो जहाँ पे 6 ऋतुएं ही नहीं है, तो उनकी साइंस से हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें 6 ऋतुओं में कैसे हमारी चर्या होनी चाहिए, स्वास्थ्य चर्या क्या होनी चाहिए। तो बस इतना ही कहूँगी कि कृत्रिम हम कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, और हमको कृत्रिम फूड के नाम से बहुत सारे फ्लेवर्स मिलाकर, बहुत सारे आजकल प्रिजर्वेटिव मिलाकर हम बहुत सारा ऐसा कृत्रिम खाना खा रहे हैं। तो बोलते हैं ये साइंस है, हमने आपको बहुत सब कुछ हर वक्त अवेलेबल करवा दिया प्रिजर्वेटिव यूज करके। तो आप चिंता मत कीजिए, आप बीमार भी हो जाएंगे तो कृत्रिम हवा का भी अरेंजमेंट है, मतलब वेंटिलेटर का भी अरेंजमेंट है आपके लिए। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जो हमें मिल रहा है आज, तो लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की सोच ऐसी थी कि उन्होंने हमारे मानव जीवन को और प्रकृति में समन्वय बिठाकर हमें बोला कि आपको प्राकृतिक आहार मिलेगा, और अब 100 साल तक प्रकृति की हवा से ही
स्वच्छ हवा से ही, शुद्ध हवा से ही, आपको कुछ कृत्रिम की जरूरत नहीं है, आप स्वस्थ रह सकेंगे, अच्छा जीवन जी सकेंगे। तो शायद उन ऋषि मुनियों के तो हमें नाम भी याद नहीं है जिन्होंने इतना अच्छा, हमें इतना सुंदर जीवन की हमारे लिए कल्पना की थी। तो इसी के साथ हरिओम तत्सत।